स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल तेजस मंत्रा में। और आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। हिस्ट्री का इंट्रो क्लास होगा आज। इसके बाद हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके बाद वैदिक पीरियड और एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करने के बाद हम लोग मेडिवल और फिर मॉडर्न हिस्ट्री तक पूरा कंप्लीट करेंगे। और इस क्लास का जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको मैं बता दूँ कि इसमें आपको मेरी कोशिश ये रहेगी कि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट में रखूँगा, छोटी से छोटी वीडियो रखने की मेरी कोशिश रहेगी, लेकिन कंटेंट में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर अपीयर हो रहे हैं, चाहे वो टीचिंग का एग्ज़ाम हो, एसएससी हो या स्टेट एग्ज़ाम्स हो, तो वहाँ तक आपको क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। क्योंकि मेरा जो मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, वो सबसे पहले यही है, आपको कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा डेटा प्रोवाइड कर सकूँ। ज़्यादा से ज़्यादा डेटा का मतलब ये है जो कि आपके लिए सेलेक्टेड डेटा हो। तो मेरी कोशिश है और उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आएगी। आपको करना क्या है, आपको पेन कॉपी उठा लेना है और जो भी चीज़ मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, कान में हेडफोन लगाइए, सुनते रहिए और लिखते रहिए। और देखिएगा वीडियो खत्म होने के बाद जितनी भी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा वो सारी की सारी आपको याद हो चुकी होंगी। तो चलिए वक्त ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिस्ट्री में एक चीज़ आपको पता होगी कि हिस्ट्री होता क्या है बेसिकली। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल ज़ीरो से। देखिए, आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि इतिहास का पिता किसको कहा जाता है। ठीक है, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको पता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, पता है तो भी ठीक है, जिनको नहीं पता वो नोट कर लें। इतिहास का पिता किसको कहते हैं? इतिहास का पिता कहते हैं हेरोडोटस को। किसको कहते हैं? हेरोडोटस को। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी बुक, इनकी एक बुक थी, उस किताब का नाम क्या था? उस किताब का नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका बुक में सबसे पहले इन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था जिसको हम लोग इतिहास या हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, नंबर एक। दूसरी चीज़ क्या है? देखिए, हिस्ट्री जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, है ना, उसकी एज फाइंड करने के लिए दो चीज़ें होती हैं। तो आपने सुना होगा कार्बन डेटिंग, है ना, कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर, C14 का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। और एक होता है आपका यूरेनियम, एक होता है आपका यूरेनियम डेटिंग। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि कार्बन डेटिंग से किस चीज़ की एज का पता लगाया जा सकता है। तो आप याद रखें, जीवाश्म का अगर पता लगाना है, जीवाश्म की आयु का अगर पता लगाना है, तो हम इस्तेमाल करते हैं कार्बन डेटिंग का। जीवाश्म का मतलब होता है फॉसिल्स, है ना, फॉसिल्स किसको बोलते हैं? जैसे कोई जानवर है, जानवर की कोई बोन है या हड्डी है ना, उसमें कार्बन होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कार्बन जिन चीज़ों में पाया जाता है, जिन लिविंग्स में कार्बन पाया जाता है, उनकी अगर आयु का पता लगाना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर पृथ्वी की आयु का पता लगाना है, अब इसका क्या मतलब होता है? पृथ्वी की आयु का मतलब होता है, मान लीजिए कोई स्टोन है, कोई पत्थर है ना, अब ये पत्थर कौन से साल का होगा, इस चीज़ को पता लगाने के लिए यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है ना। अब देखिए, जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें इतिहास की, तो इतिहास को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आती है आपका प्राग ऐतिहासिक, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं, नंबर 1। एक होता है आपका आद्य ऐतिहासिक, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक पीरियड। और तीसरा होता है आपका इतिहास, इसको सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं? इतिहास। अब आप कहेंगे इससे क्या, इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी। देखिए, प्राग ऐतिहासिक का मतलब ये होता है, कैसे पता लगेगा कि कौन सा इवेंट या कौन सा टाइम प्राग ऐतिहासिक होगा, किसको आद्य ऐतिहासिक में रखा जाएगा और किसको हिस्ट्री में रखा जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि देखिए, जो भी साक्ष्य मिलते हैं, अब साक्ष्य क्या क्या मिल सकते हैं? देखिए, साक्ष्य मिल सकते हैं या तो कोई स्क्रिप्ट मिले, लिपि मिले, ठीक है, या फिर कोई आपका भाषा, है ना, भाषा का कोई एविडेंस हो, या फिर आपकी लिपि हो गया, भाषा हो गया, या फिर कोई साक्ष्य है,
साक्ष्य तो यही हो गया, है ना। लिपि, भाषा या फिर कोई भी आप कह सकते हैं लिपि, भाषा और कोई मूर्ति वगैरह, कुछ भी आप कह सकते हैं, मूर्ति वगैरह, या कोई लेख मिला हो, इसको हम लेख भी लिख सकते हैं, लेख, है ना, कोई लेख, या इसको हम लोग कहते हैं कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट, है ना, रिटन डॉक्यूमेंट। अगर ये तीनों चीज़ें मिली हैं, नहीं मिलती हैं, ना ही लिपि का पता है, ना ही भाषा का पता है, ना ही किसी लेख या मूर्ति के बारे में कुछ पता लग पाया, तो इस तरह का कोई भी जो एरा होता है, उस एरा को क्या कहा जाता है, प्राग ऐतिहासिक कहा जाता है। अगर इन तीनों का यहाँ पर हमें मिल जाए, एविडेंस तो मिल गया, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है, किसी कारणवश पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल हो सकता है। आप देखेंगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, उसमें बहुत सारी एविडेंस हमें मिले हैं, बहुत सारे स्क्रिप्ट हमें मिली हैं, लेकिन आज तक भी हम इसको ठीक से नहीं पढ़ पाए हैं, पूरी तरह से इसको डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो वो किस में आएगा? वो आपका आद्य ऐतिहासिक में आएगा, ठीक है। उसके अलावा थर्ड पार्ट जो है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसमें लिपि भी मिलेगी, ठीक है, भाषा के एविडेंस भी मिलेंगे, और जो लिटरेचर है ना, जो लिटरेचर है या कोई मूर्ति है, ये भी मिली है, और इसको पूरी तरह से डिकोड किया जा चुका है ना, इसको डिकोड किया जा चुका है, यानी कि इसको पढ़ा जा चुका है, पढ़ा जा चुका है। तो ये अगर इस तरह का कोई इवेंट है, तो हम लोग उसको किस कैटेगरी में रखते हैं? हम उसको इतिहास की कैटेगरी में रखते हैं। और ये जो इतिहास है ना, आगे जाके हम जो पढ़ रहे हैं वो यही इतिहास है, जिसका रिटन प्रूफ हमारे पास है, और उसको पूरी तरह से डिकोड किया जा चुका है। ये भी आपका 3 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है आपका प्राचीन इतिहास, एंशिएंट बोलते हैं जिसको आप, ठीक है। एक होता है आपका मध्यकालीन, है ना, मध्यकालीन इतिहास, और एक होता है आपका, एक आपका होता है मॉडर्न, और एक होता है आपका एंशिएंट, मॉडर्न और मिडेवल और मॉडर्न, यानी कि आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास ये तो पढ़ते हैं हम लोग, आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो ये जो 3 सेक्शन हम लोग पढ़ते हैं, हम इसका पढ़ते हैं, ठीक है। इसका अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे तो आप बताएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। क्या बात करेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता, ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके बहुत सारे एविडेंस तो हैं, इसकी लिपि भी मिली है, भाषा का भी पता लगा है ना, मूर्तियाँ भी मिली हैं। आपने सुना होगा, क्वेश्चन आया था लास्ट अभी किसी एग्जाम में कि नृत्य करते हुई जो स्त्री है, उसकी मूर्ति कहाँ से मिली है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन मिली है ना। तो हर चीज़ यहाँ पर मिली है, बट इसको पूरी तरह से डिकोड नहीं किया जा चुका है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता किसका हिस्सा होगी? आद्य ऐतिहासिक काल की होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, इसके एक नाम और भी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जो प्राग ऐतिहासिक है, इसको हम लोग स्टोन एज भी बोलते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको एक दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं पाषाण काल। क्या बोलते हैं इसको? पाषाण काल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग पाषाण काल बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं कांस्य युग। क्या बोलते हैं? कांस्य युग इसको बोला जाता है, कांस्य युग। आपने सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ से, कांस्य युगीन सभ्यता है ये, ठीक है। इसके अलावा पाषाण काल हो गया, कांस्य युग हो गया, और इसको हम लोग बोलते हैं लोह काल या आयरन एज इसको बोला जाता है। लोह काल, यहाँ पर चूंकि आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी, इसलिए इसको लोह काल भी कहा जाता है। तो क्या देखा हमने? इतिहास को 3 सेक्शन में बांटा गया है ना, इसके एविडेंस के अकॉर्डिंग। जहाँ पर लिपि, भाषा, मूर्ति नहीं मिली है, वो रखा जाता है प्राग ऐतिहासिक। अगर मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा चुका है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कांस्य युगीन कहते हैं। और पढ़ा मतलब हमें एविडेंस भी मिले हैं तीनों चीज़ों के, और उसको डिकोड भी किया जा चुका है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं, ठीक है। और यही हम लोग पढ़ते भी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन बहुत आता है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कहीं कहीं पर BC लिखा होता है, कहीं पर AD लिखा होता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहाँ BC इस्तेमाल होता है और कहाँ पर आपका AD इस्तेमाल होता है। देखिए, एक्चुअली में कुछ नहीं है, ये एक मान लीजिए कोई पैरामीटर है ना, इसमें एक स्टैंडर्ड मान लिया गया है। स्टैंडर्ड मतलब एक पैरामीटर मान लिया गया है, और वो पैरामीटर क्या है? बर्थ ऑफ क्राइस्ट या जीसस क्राइस्ट, है ना, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट को मान लिया गया है। यानी कि ऐसा माना गया है कि जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, उसको जीरो
शताब्दी मान लिया गया या पहली शताब्दी उसको मान लिया गया, ठीक है ना। तो इससे पहले जितने भी एविडेंस होते हैं, जितने भी इवेंट हुए हैं इससे पहले, उनको कहा जाता है बीसी। उसको क्या कहा जाता है? बीसी कहा जाता है। और जीसस क्राइस्ट की बर्थ के बाद जितने भी इवेंट हम लोग देखते हैं वो एडी में काउंट होता है ना। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, इसका मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और इसका मतलब होता है एनो डोमिनी, इसको क्या बोलते हैं? एनो डोमिनी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब जैसे अगर हम कहें कि 25 BC, 250 BC अगर हम कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब ये निकलेगा कि जीसस के बर्थ से ये जो इवेंट है, मान लीजिए कोई इवेंट हुआ है 250 BC, उसमें डेट पड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो इवेंट है ईसा मसीह के जन्म से 250 साल पहले का इवेंट है। यानी कि उल्टा चलता है। ये कैसे चलता है? बीसी हमेशा उल्टा चलता है ना। अगर मान लीजिए ईसा मसीह के जन्म से 20 साल पहले या मान लीजिए 200 साल पहले कोई इवेंट होगा, तो ये क्या लिखा जाएगा? ये 200 BC लिखा जाएगा, ठीक है। उल्टा चलेगा ये। जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ेंगे ये नंबर उल्टा चला जाता है। एडी में सिंपल होता है, जैसे मान लीजिए 1947 आप लिखते हैं ना, 1947 एडी, इसका मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसको एडी बोलते हैं और हिंदी में इसको ईसवी बोलते हैं। बीसी को इंग्लिश में बीसी बोला जाता है, बिफोर क्राइस्ट, और इसको हिंदी में बोला जाता है ईसा पूर्व। क्या बोला जाता है? ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये भी कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कहीं भी अगर बीसी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की कोई घटना है। अगर उसमें एडी लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की वो घटना की बात हो रही है, ठीक है। चलिए अब एक आगे चीज हम लोग देखते हैं। देखिए इसके बाद कुछ कैलेंडर्स की मैं बात बता दूं आपको, है ना। कुछ कैलेंडर्स जो कि एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। देखिए कैलेंडर क्या होता है? हिंदी में हम लोग इसको संवत बोलते हैं और इंग्लिश में इसको कैलेंडर बोलते हैं। जैसे इस समय हम लोग जो कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, वो भी एक कैलेंडर है। और भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसका भी एक अलग नाम है, ठीक है। तो वो भी एक चीज़ है, तो उसकी बात करते हैं। देखिए कुछ फेमस कैलेंडर जो पूरी हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं उसको मैं एक जगह लिखवा दे रहा हूँ, ताकि जो है आप इसको एक साथ रिवाइज करें और यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप सभी को पता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो फेमस कैलेंडर है वो है आपका विक्रम संवत। विक्रम संवत। एक आपको पता होना चाहिए शक संवत के बारे में। शक संवत के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। शक संवत के बारे में पता होना चाहिए। एक आपको पता होना चाहिए हर्ष संवत, इसको बोला जाता है, ठीक है। एक आपको हिजरी संवत पता होना चाहिए, हिजरी संवत, ठीक है। एक आपको हिजरी संवत, हर्ष संवत, शक संवत, विक्रम संवत, और एक इसमें विक्रम, ये हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। हर्ष संवत हो गया, हिजरी संवत। चलो पहले इसको देख लेते हैं। जो विक्रम संवत है ना, इसके बारे में एक तो इसका आपको डेट पता होना चाहिए, हिजरी संवत का, और शक संवत का, हर्ष संवत का और हिजरी संवत का, और एक आपका गुप्ता संवत भी है ना, गुप्ता संवत। तो गुप्ता संवत के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये 5 कैलेंडर हैं जो आपको पता होने चाहिए। विक्रम संवत, इसका टाइम पीरियड क्या होता है ना, इसका टाइम पीरियड होता है 57 BC। क्या होता है? इसका टाइम पीरियड होता है 57 BC। याद रखिएगा 57 BC इसका टाइम होता है। और ये स्टार्ट किया था विक्रमादित्य फर्स्ट ने। किसने स्टार्ट किया था? विक्रमादित्य फर्स्ट ने, ठीक है। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विक्रम संवत किसने शुरू किया था, तो आप बताएंगे विक्रमादित्य फर्स्ट ने स्टार्ट किया था। शक संवत जो है इसका टाइम पीरियड है 78 AD। ध्यान रखिएगा यहाँ पर AD है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो BC लिख देते हैं ऑप्शन के अंदर, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन ध्यान रखना ये AD की घटना है। और ये स्टार्ट किया था कनिष्क ने। किसने स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट किया था आपके कनिष्क ने, ठीक है, कनिष्क ने स्टार्ट किया था। हर्ष संवत ये हर्षवर्धन ने शुरू किया था और इसका जो टाइम पीरियड था वो 606 AD था। और किसने स्टार्ट किया था? ये हर्षवर्धन ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? हर्षवर्धन ने किया था, ठीक है। उसके बाद हिजरी संवत ये 622 AD में माना जाता है, 622 AD। और ये पैगंबर मोहम्मद साहब ने स्टार्ट किया था, ठीक है। इसी को इस्लामिक कैलेंडर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको इस्लामिक कैलेंडर भी कहते हैं। इस्लामिक कैलेंडर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इस्लामिक कैलेंडर, इस्लामिक संवत भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गुप्ता संवत की हम लोग बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 319 AD है। और ये स्टार्ट किया था आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। किसने स्टार्ट किया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने इसको स्टार्ट किया था। तो ये कुछ कैलेंडर्स हैं जो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। इसी में से एक क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, जो ये शक संवत है
ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है, भारत का ये राष्ट्रीय कैलेंडर भी है ना, राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। और इसको 1957 में अडॉप्ट किया गया था, 1957 में इसको अपनाया गया था, अपनाया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि विक्रम संवत कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो आप बिल्कुल बता देंगे कि जो विक्रम संवत है, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, विक्रम संवत जो है ये नेपाल का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है, नेपाल का राष्ट्रीय कैलेंडर है। ठीक है, कैलेंडर है, तो ये बातें आपको याद रहेंगी। अच्छा, एक चीज़ और है, इस समय जो हम लोग कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं ये तो हमारा नेशनल तो है ही है, इसके अलावा जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो है ग्रीगेरियन कैलेंडर, जो पूरे वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल किया जाता है वो है ग्रीगेरियन कैलेंडर। ठीक है, तो ये कैलेंडर के बारे में बात हो गई। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कुछ और चीज़ें। ठीक है, हम लोग हिस्ट्री की डिवाइडेशन देख रहे थे इससे पहले, तो मैंने आपको बताया पाषाण काल होता है ना, कांस्ययुगीन काल और आपका लोह काल या आयरन एज उसको कहा जाता है इंग्लिश में। तो पाषाण काल जो इससे पहले हमने लिखा अभी, जो पाषाण काल है ना, पाषाण काल को भी कई 3 भागों में बांटा गया। देखते हैं इसको भी, पाषाण काल। देखिए, पाषाण काल की अगर हम लोग बात करें तो पाषाण काल जो है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है आपका पूरा पाषाण काल, एक होता है आपका पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, एक होता है आपका मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है, और एक होता है आपका नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी याद रखिएगा। पूरा पाषाण काल को बोलते हैं पैलियोलिथिक एज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। मध्य पाषाण काल को क्या बोलते हैं, मेसोलिथिक, क्या बोलते हैं इसको, मेसोलिथिक। ठीक है, और नव पाषाण काल को क्या बोलते हैं, नियोलिथिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियोलिथिक एरा बोला जाता है ना, मैं एरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज या न्यूलिथिक एज या एरा एक ही बात होता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, एक तो पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया, आप बिल्कुल बता देंगे। इसमें एक चीज़ आपसे पूछी जाती है कि पूरा पाषाण काल के समय में जो मानव था है ना, वो कैसा जीवन व्यतीत करता था। तो याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल में जो मानव था वो एक हंटर का जीवन या फिर आप कह सकते हैं शिकारी का जीवन व्यतीत करता था। कैसा, शिकारी का जीवन। तो आपसे पूछा जाएगा सीधा सीधा, आप इसको बता सकते हो कि जो मानव था, क्या लिखेंगे आप, मानव इस काल में किस चीज़ का जीवन, आप बताएंगे कि शिकारी का जीवन व्यतीत करता था, शिकारी का जीवन। अब मुझे एक बात बताइए, शिकारी का जीवन है तो जाहिर सी बात है जंगल में रहता होगा, है ना, जंगल में रहता होगा, कोई परमानेंट इसका अपना घर नहीं होगा। तो शिकारी का जीवन वो व्यतीत करता था, इसी को हम कहते हैं आखेटक। क्या कहते हैं, आखेटक का जीवन। क्या कहते थे इसको, आखेटक कहते हैं। अच्छा, मध्य पाषाण काल में ध्यान रखिएगा, मध्य पाषाण काल में जो मानव था इसने एनिमल हस्बेंड्री सीख लिया था, यानी कि पशुपालन भी इसने सीख लिया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में कि पशुपालन का जो व्यवसाय है वो मानव ने किस काल में शुरू किया था, तो आप बताएंगे मध्य पाषाण काल में। क्लियर। उसके बाद अगर न्यूलिथिक की बात करें यानी कि नव पाषाण काल की बात करें, तो यहाँ तक आते आते जो मानव था वो कृषि से परिचित हो चुका था। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पर शिकारी था, हंटर, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री सीख चुका था, और यहाँ पर कृषि वो सीख चुका था। कृषि के लिए आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि कृषि के जो एविडेंस मिले हैं, इसके लिए आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो एक जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश में, भी हाल ही में खोजी गई है, जिसका नाम है लहुरा देव, है ना, जिसका नाम क्या है, लहुरा देव, उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा लहुरा देव, एक तो ये नाम आपको याद रखना है, लहुरा देव उत्तर प्रदेश, यहाँ से एविडेंस मिले हैं। एक आपको याद रखना है इसमें मेहरगढ़, ये नाम आपने सुना होगा, पूछा जाता है, तो मेहरगढ़ एग्जाम में बहुत आता है। यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं, जो कि पड़ता है आपका पाकिस्तान में। कहाँ मिलता है आपको, पाकिस्तान में मिलेगा। पशुपालन की बात करें तो पशुपालन के अवशेष भी 2 प्लेसेस आपको ध्यान रखना है यहाँ से। एक आपको याद रखना है राजस्थान का आपको याद रखना है, एक भीलवाड़ा और होशंगाबाद, है ना। भीलवाड़ा आपको याद रखना है, भीलवाड़ा एक जगह है, भीलवाड़ा राजस्थान में, तो राजस्थान का एक प्लेस आपको ध्यान रखना है। और एक है आपका एमपी का होशंगाबाद। क्या है, होशंगाबाद,
होशंगाबाद आपको याद रखना है, जो कि है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो लौहरादेव, मेहरगढ़, पीलवाड़ा और होशंगाबाद, इनकी प्लेसेस भी आपको ध्यान रखनी है, और यहाँ से क्या साक्ष्य मिला है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये पाषाण काल के बारे में इतना ही आपको जानना है, इससे ज़्यादा आपको इसमें जानकारी रखने की आवश्यकता नहीं है, रख सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है इतनी डीप की। ठीक है ना। अच्छा, और क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है, जो बहुत बर्निंग क्वेश्चन है, अक्सर इस वाले सेक्शन से क्वेश्चन बन जाता है कि मानव ने सबसे पहले किस औजार का इस्तेमाल करना शुरू किया था, है ना। मानव की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग मानव की बात करें, अरे क्या लिख रहा हूँ, मानव के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन सा जानवर इसने पालना शुरू किया था? सबसे पहले जानवर, पालतू जानवर, है ना। सबसे पहला पालतू जानवर, ऐसे लिखो, सबसे पहला पालतू जानवर। तो क्या होगा बताइए, सोचिए, पालतू जानवर। ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे पहला औजार क्या था? पहला औजार क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात, पहला औजार हो गया पहली धातु, है ना, पहली धातु। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और तीनों का आंसर आपको पता होगा। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन सा पालतू जानवर पाला गया था, तो गाय नहीं था। आंसर क्या होगा इसका? कुत्ता। ठीक है। और पहला औजार आपसे पूछेगा तो कुल्हाड़ी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कुल्हाड़ी बोलते हैं, और कुल्हाड़ी को इंग्लिश में एक्स बोला जाता है। ठीक है, कुल्हाड़ी। और तीसरा है आपका पहली धातु। यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं और आयरन लगा देते हैं। आयरन नहीं होगा, क्या होगा इसका? तांबा होगा। क्या होगा? तांबा। सबसे पहले तांबा को खोजा गया था, उसके बाद टिन मिला के इसको कांसा का इस्तेमाल किया गया, जिसको ब्रॉन्ज कहते हैं। उसके बाद आयरन, अभी मैं आपको पीछे बता के आ चुका हूँ। जो आयरन है, आयरन का जो इस्तेमाल है वो आपका जो है न्यूलिथिक एज में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है यहाँ से। अगर हम लोग बात करें इसके अलावा कि फसल की बात करें, फसल की, है ना, सबसे पहले मानव ने कौन सी फसल बोई, तो वो भी आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। आपको पता ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सबसे पहले बात का ध्यान रखना, सीक्वेंस भी याद रखना है आपको। पहली जो फसल थी वो थी जौ, उसके बाद गेहूँ। ठीक है, जौ के बाद गेहूँ है, उसके बाद मक्का, उसके बाद ज्वार, उसके बाद ज्वार। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आओ तो उसको ले आओ ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो गेहूं, जौ, और उसके बाद चावल, मैं मक्का बोल रहा था गलती से, चावल, जौ, गेहूं, चावल, और उसके बाद ज्वार। ठीक है, तो सबसे पहले जौ। आज भी जो गांव में जौ की रोटी खाई जाती है ना, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। आजकल गेहूं की खाई जा रही है ना। चावल हर घर में बन रहा है, और ज्वार तो खैर सब लोग भूल ही गए हैं, तो खाने में इस्तेमाल नहीं होता। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो की गई फसल है वो गेहूं नहीं थी, कौन सी थी? जौ थी। ये क्वेश्चन बहुत बनता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो कपास है, कपास के बारे में क्वेश्चन आपको पता है कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में मिल ही जाता है किसी ना किसी फॉर्म में। तो कपास के बारे में समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो ये है, कपास भारत की मूलतः फसल है। अच्छा, इससे बनता क्या है पहले तो आप ये समझ लीजिए। कपास से क्या बनता है? कपास से कपड़ा बनता है। क्या बनता है? कपड़ा, है ना। कपड़ा इंडस्ट्री को ही क्या कहते हैं हम लोग? कपड़ा इंडस्ट्री को ही कहा जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्या कहा जाता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को कहा जाता है। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मुझे क्वेश्चन बताइए कि सबसे ज़्यादा कपड़े की मिलें कहाँ पर हैं? ठीक है, और सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा कपास भारत में कहाँ होता है? और जो कपड़े की मिलें हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो कपास होता है वो आपका गुजरात में होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो कपास होता है उसमें वो गुजरात में होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कपड़ा मिले सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ है, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में। ठीक है, क्या बताएंगे? महाराष्ट्र में। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें अगर, तो आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे इसका आंसर महाराष्ट्र। ठीक है, क्या आंसर इसका? महाराष्ट्र। मैं लिख देता हूँ पूरा, महाराष्ट्र। ठीक है, और कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, या कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा इसके लिए सही है? तो आप बताएंगे काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है, ब्लैक सॉइल जिसको आप कहते हैं, ये
कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है, ठीक है। और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, आप सबको पता है। अगर आपसे पूछा जाए काली मिट्टी, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे गुजरात, नंबर 1 गुजरात। उसके बाद आपका महाराष्ट्र में मिलती है, ठीक है, महाराष्ट्र में भी मिलती है, और कुछ हिस्सा इसका एमपी में भी लगता है और यूपी में भी लगता है, लेकिन अगर नंबर 1 पूछा जाए तो गुजरात है, ठीक है। तो काली मिट्टी, और काली मिट्टी का काला रंग किसकी वजह से होता है, तो आप बताएंगे हेमाटाइट की वजह से होता है, ठीक है ना। चलिए, अब कपास मैं जो बता रहा था आपको, कपास जो फसल है, कपास की जो फसल है ये भारत की मुख्य फसल है, भारत की मुख्य फसल है, भारत की मुख्य फसल है, नंबर 1 बात, ठीक है। और अगर आपसे पूछे सिंधु वासियों, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो सिंधु वासियों की देन है, सिंधु वासियों की देन है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में, है ना। कपास भारत की मुख्य फसल है जो सिंधु वासियों की भी देन है। कपास काली मिट्टी में होता है, काली मिट्टी का जो एरिया है वो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। अब आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी, बिल्कुल है। आप जाइए बुंदेलखंड वाले इलाके में तो वहाँ पर आपको काली मिट्टी की ज़्यादा नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश में मिट्टी पूछेगा तो आप आंसर करेंगे जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल, इसको बोला जाता है। कपास से क्या बनता है, कपड़ा बनता है। कपड़ा इंडस्ट्री को ही हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में महाराष्ट्र या मुंबई सबसे नंबर 1 है, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पर। अब हिस्ट्री में इंट्रोडक्शन क्लास में आज हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा इसमें है नहीं पढ़ाने वाला। इंट्रोडक्शन में आप पढ़ाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ इसके अंदर, ASI के बारे में, है ना। ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो ASI के बारे में भी बात कर लेते हैं। ASI की फुल फॉर्म क्या होती है, बताइए। ASI की फुल फॉर्म क्या होती है, कह रहे आप कैसे बताएंगे, ऑनलाइन क्लास चल रही है, राइट, तो आप कैसे बता सकते हैं, लेकिन आप कमेंट पे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, कमेंट में पढ़ता हूँ, ठीक है। तो ASI का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आता है। तो ASI, पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब आप कहोगे ये क्या है, ये किस बीमारी का नाम है, ये बीमारी नहीं है, एक डिपार्टमेंट है। क्या करता है डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट का काम यही है, जो भी पुरानी चीज़ें मिलती हैं उनको खोजना, उनको ढूंढना, उनकी एज पता लगाना, उनका रिलेशन पता लगाना कौन से पीरियड से है, और अगर कोई सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है तो उसका पता लगाना, ठीक है। तो ये काम इसका है। तो अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें, क्वेश्चन क्या बनेगा, ASI की फुल फॉर्म आपको मैंने बता दी, और इसको बोलते हैं भारत पुरातात्विक विभाग, है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आप इसको बोलेंगे भारतीय पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो भारतीय पुरातात्विक नमूना, है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, इतना ही है। तो ये आप देख सकते हैं हिंदी में इसका नाम होता है। अच्छा, इसका अगर हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से क्वेश्चन बनता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा मार्कर मेरा लूज हो गया है। तो इसकी बात करते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हम लोग बात करें तो इसमें क्या मिलेगा आपको, ध्यान रखिएगा, इसकी जो स्थापना हुई है वो 1861 में हुई है। ऐतिहासिक की बात करें 1861 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ स्थापना इसकी कब हुई है, 1861 में हुई है। और जिस समय इसकी स्थापना की गई थी उस समय जो इसके हेड थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ये नाम आपको नहीं भूलना है, 2-3 बार लेंगे याद हो जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम, है ना, अलेक्जेंडर कनिंघम, तो ये नाम था। इन्हीं को भारतीय पुरातात्विक के जनक भी कहा जाता है। इनको फादर ऑफ ASI भी कहा जाता है। भारत के अंदर जितना भी पुरातात्विक नमूने का सर्वेक्षण किया गया, इन्हीं के मतलब टाइम पे इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई, तो इन्हीं को फादर ऑफ ASI भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है एग्जाम में, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये अंग्रेजों का टाइम चल रहा है। इसके बाद एक टाइम आता है 1904 में। 1904 में इसका आधुनिकरण आप कह सकते हैं, इसका आधुनिकरण हुआ,
ठीक है। आधुनिकरण की हम लोग बात करें तो वो हुआ है 1904 में। उस समय जो गवर्नर था, उस समय जो ब्रिटिश गवर्नर था, उसका नाम था कर्जन। क्या नाम था इसका? कर्जन था। कर्जन के टाइम पे इसका आप कह सकते हैं रेनोवेशन हुआ या फिर मॉडर्नाइजेशन हुआ इनके टाइम पे। तो अगर ऑप्शन में आता है तो दोनों देखिएगा, ऑप्शन में क्या दे रखा है, दोनों एक साथ नहीं आएगा। अगर दोनों आया हुआ है तो वो एक कोई ना कोई शब्द जरूर डालेगा इसमें, ठीक है। कर्जन के समय में इसके जो इसके हेड थे, कर्जन के समय में जो हेड पहले बने थे उनका नाम था जॉन मार्शल। क्या नाम था? जॉन मार्शल। ये आप कह सकते हैं पहले क्या थे? डीजी थे, डायरेक्टर जनरल। पहले क्या थे? डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है। और उसके बाद कौन आए थे सेकंड नंबर पे? मतलब ये पहले जॉन मार्शल थे, उनके बाद जो भारतीय थे, फर्स्ट भारतीय तो इंडिया के नहीं थे, वो थे राय बहादुर दयाराम साहनी जो थे वो, इनका नाम आप भली भांति जानते होंगे, है ना। दयाराम साहनी जिन्होंने आगे हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी दिया था। तो एएसआई के बारे में इतनी बात आप बता सकते हैं। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका जो है स्टोन रखा, स्थापना हुई, फादर ऑफ एएसआई इनको कहा जाता है। लेकिन आधुनिकरण की बात करें, कर्जन के टाइम पे हुआ। कर्जन उस समय ब्रिटिश गवर्नर था। जॉन मार्शल इसके पहले डीजी थे, यानी कि डायरेक्टर जनरल थे। उसके बाद पहले ये कौन थे? ये थे फर्स्ट इंडियन डीजी, है ना, फर्स्ट इंडियन डीजी, डायरेक्टर जनरल, यानी कि पहले भारतीय इसके महानिदेशक थे। राय बहादुर आरडी, है ना, राय बहादुर दयाराम साहनी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो एएसआई के बारे में ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आज की इंट्रो क्लास थी, तो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे। और वैसे भी आगे की क्लास जो मैं रखूँगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी क्लास को मैं छोटे से छोटा रखूँ। छोटा मतलब है कि 30 मिनट 35 मिनट से ऊपर क्लास ना हो। लेकिन डेटा आपने देखा होगा, जितनी देर में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैंने 1 मिनट के लिए भी आपको इधर उधर की बातें नहीं बताई, बिल्कुल डिक्टो पॉइंट टू पॉइंट। मेरा ये टारगेट है कि अगर आप 30 मिनट अपने डे का मुझे दे रहे हैं, तो मैं जब आप ये वीडियो कंप्लीट करेंगे तो आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, हमें आज 30 मिनट में बहुत कुछ सीखने को मिला है। और आने वाली वीडियोज़ में भी अपना जो डेटा है, यानी देखिए, सवाल ये नहीं है कि यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस हैं जो हिस्ट्री में है, मतलब हिस्ट्री की क्लासेस हैं और लॉन्ग क्लासेस हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा एक बात कहूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम में जब आप अपियर होने जाते हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हार्ड वर्किंग की नहीं, आपको स्मार्ट वर्किंग की ज़रूरत है, ठीक है। बुक्स रटने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले तो ये देखिए कि आपके एग्ज़ाम में जीएस का सेक्शन कितना डीप आता है, ठीक है। ये एनालाइज आपको करना पड़ेगा। अब पता चले आप स्टेट एग्जाम में या जूनियर असिस्टेंट का पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, और आप तैयारी कर रहे हैं ये आपके यूपीएससी की जीएस की, तो कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही आप कर पाएंगे, ठीक है ना। कर पाएंगे द सेंस कम समय में नहीं कर पाएंगे, करने को तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो आपका टारगेट होना चाहिए टू गेट द सिलेक्शन, है ना। आपको ज्ञाता नहीं बनना है किसी चीज़ का, उतना पढ़िए जितना आपके एग्ज़ाम में अभी तक आया हुआ है और आने के चांसेस हैं। तो वही मेरा काम है, जो सेलेक्टेड डेटा है वो आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, है ना। और आगे की क्लासेस में भी मेरी यही कोशिश रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द ही अगली एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।